subscribe to my channel and also press this bell icon. हिंदुस्तान और उसके आसपास के कई इलाके हमेशा से जादू और पुरस्रारियत की वजह से मशहूर रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती। बहुत अरसा पहले ऐसा ही एक वाकया अहमद अली नामी एक शख्स के साथ भी पेश आया। अहमद अली कलकत्ता में वहां के एक रईस शौकत मिर्जा के यहां मुलाजिम था। शौकत मिर्जा का कलकत्ता में बहुत बड़ा कारोबार था। अहमद अली ज़हीन और समझदार होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन शिकारी भी था और शिकार की इस बेहतरीन सलाहियत की वजह से वो शौकत मिर्जा के मुलाजिम खास की हैसियत रखता था। शौकत मिर्जा खुद भी शिकार के बहुत शौकीन थे और वक्तन फवक्तन शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन अहमद अली के बगैर वो कभी शिकार पर नहीं जाते थे। शौकत मिर्जा के यहाँ एक और मुलाजिम राजेश भी मुंशी के तौर पर काम करता था। राजेश कलकत्ता से काफी दूर एक गांव रामनगर का रहने वाला था। ये गांव कलकत्ता और फैजाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़या था। राजेश सारा महीना कलकत्ता में रहता, लेकिन महीने के आखिरी 3-4 दिन वो अपने गांव में गुजारता था। महीने के इख्तिताम से पहले पहले वो तमाम कारोबारी हिसाब किताब मुकम्मल कर लिया करता और 3-4 दिन की छुट्टी पर अपने गांव चला जाता और फिर पहली तारीख से अपनी नौकरी पर दोबारा हाजिर हो जाता। एक बार राजेश छुट्टी पर गया तो 3 तारीख तक वापस न आया और ना ही उसकी कोई तला आई, जिस पर शौकत मिर्जा और दीगर लोगों को तशवीश हुई। शौकत मिर्जा ने अहमद अली से पूछा, क्या बात है अहमद अली, ये राजेश क्यों नहीं आया? जनाब, असूलन तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जरूर कोई खास बात हुई है, हमें पता करवाना चाहिए। अहमद अली ने जवाब दिया, कल सुबह हमारा शिकार पर जाने का इरादा है। रास्ते में राजेश का गांव पड़ता है, हमारा ख्याल है कि हम उसका पता करते हुए चलेंगे। शौकत मिर्जा ने कहा, जैसे आप बेहतर समझे हुजूर। अहमद अली ने कहा। दूसरे रोज अलल सुबह शौकत मिर्जा, उनके 2 दोस्त और अहमद अली तमाम जरूरी सामान के साथ जीप में शिकार पर रवाना हुए। शौकत मिर्जा खुद ही जीप ड्राइव कर रहे थे। गुज़श्ता चंद रोज से आई हुई सर्दी की शदीद लहर के बायस खासी हद तक खुनकी बढ़ गई थी। बारिशों की वजह से रास्ता बेहद खराब हो गया था और जो कच्ची पक्की सड़क बारिशों से पहले मौजूद थी अब बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कीचड़ भी बहुत हो गई थी। शौकत मिर्जा को निहायत एहतियात से जीप ड्राइव करना पड़ रही थी। रास्ते में 1-2 जगह जीप कीचड़ में फंस गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल पेश आई, लेकिन शौकत मिर्जा अपनी मुहिम जो तबीयत की वजह से मजबूर थे और वापस नहीं जा सकते थे, लिहाजा सफर जारी रहा। शाम 5 बजे तक वो लोग राजेश के गांव पहुंच सके, लेकिन जब वो राजेश के घर पहुंचे तो पता चला कि वहां ताला पड़ा है। अब क्या किया जाए अहमद अली? शौकत मिर्जा ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हमसायों से पता कर लिया जाए, अहमद अली ने तजवीज पेश की। तो फिर तुम ही जरा मालूम कर लो, शौकत मिर्जा ने कहा। जी बेहतर, अहमद अली ने कहा और जीप से उतरकर राजेश के हमसाये का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद उस घर से एक आदमी बरामद हुआ और बोला, जी फरमाइए जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि राजेश साहब कहां गए हुए हैं? अहमद अली ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। राजेश की वालिदा की तबीयत काफी दिनों से खराब है। राजेश का छोटा भाई रमेश भी उनके साथ रहता है, जो किसी काम से बंबई गया हुआ है। राजेश साहब अपनी वालिदा को आज सुबह ही हकीम के पास साथ वाले गांव में ले गए हैं, क्योंकि हमारे गांव के हकीम की दवा उनकी वालिदा पर असर नहीं कर रही थी, कुछ आराम नहीं आया। उस शख्स ने तफसील बताते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि राजेश साहब की वापसी कब तक होगी? अहमद अली ने अपने मखसूस मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। शाम तक वापस आने का कह गए थे, उस शख्स ने कहा। अब क्या हुक्म है जनाब? अहमद अली ने शौकत मिर्जा से पूछा, जो करीब ही खड़ी जीप में बैठे सारी बातचीत सुन रहे थे। हमारा ख्याल है कि राजेश के आने तक तुम यहीं रुको, वो जब भी आए तो उसके हालात से आगाही के बाद फौरन ही पहली लारी पकड़कर फैजाबाद आ जाना। हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हारे आने के बाद ही शिकार के लिए रवाना होंगे। क्यों जनाब, यहां पर कोई सराय वगैरह है? शौकत मिर्जा ने राजेश के हमसाये से पूछा। अरे जनाब, आप कैसी बातें करते हैं, सराय की क्या जरूरत है? मेरा गरीब खाना जो हाजिर है, आप लोग यहां ठहर सकते हैं। राजेश के उस हमसाये ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, हम लोग तो खैर आगे जा रहे हैं, लेकिन अहमद अली साहब यहां रुककर राजेश का इंतजार करेंगे,
क्योंकि राजेश की वजह से हमारा काफी काम रुका हुआ है, लिहाजा बातचीत जरूरी है, शौकत मिर्जा ने कहा। अरे साहब, आपका अपना घर है, जब तक चाहे रहें, मैं मेहमान खाना खोलता हूं। यह कहकर वो आदमी वापस चला गया। अच्छा तो अहमद अली, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज, शौकत मिर्जा ने कहा और जीप को गियर में डालने लगे। खुदा हाफिज जनाब, अहमद अली ने जवाब दिया और शौकत मिर्जा ने जीप आगे बढ़ा दी। शौकत मिर्जा साहब तो जीप लेकर चले गए। इतने में राजेश के हमसाये ने बाहर आकर अहमद अली से कहा, आइए जनाब, तशरीफ लाइए। अहमद अली उसके साथ मेहमान खाने तक पहुंच गया। अहमद अली ने बैठते हुए कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? वो आदमी बोला, मुझे असलम कहते हैं, मैं रेलवे में मुलाजिम हूं, कुछ दिनों की छुट्टियों पर घर आया हूं, उसने कहा और आतिशदान में आग तेज करने लगा। अहमद अली ने कहा, सर्दी काफी बढ़ गई है। हाँ, इतनी सख्त सर्दी कभी कभार ही पड़ती है, आप ये कंबल ले लीजिए। असलम ने अहमद अली को एक गर्म कंबल देते हुए कहा, जिसे अहमद अली ने फौरन ही अपने गिर्द लपेट लिया। खाना अभी खाएंगे या थोड़े ठहर कर? असलम ने पूछा। नहीं असलम साहब, खाना तो हम लोगों ने रास्ते में ही खा लिया था, अहमद अली ने कहा। अच्छा तो फिर मैं कहवा लेकर आता हूं, असलम ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। अहमद अली को गर्म कमरे और कंबल में बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश अब भी जारी थी। कुछ देर बाद असलम कहवा लेकर आया तो उसने अहमद अली को कहवा दिया और खुद भी एक कप लेकर एक कंबल में दुबक गया। हाँ तो अहमद अली साहब, अब बताएं आप कहां से तशरीफ लाए हैं और रमेश की वजह से आपका कौन सा काम रुका हुआ है? तो अहमद अली बोले, असलम साहब, ये जो जीप में मेरे साथ थे ये शौकत मिर्जा और उनके दोस्त हैं। मैं शौकत मिर्जा के यहां मुलाजिम हूं और राजेश भी उनका मुलाजिम है। आमतौर पर राजेश अपनी छुट्टियां गुजारकर पहली तारीख को कलकत्ते पहुंच जाता है। कलकत्ता में शौकत मिर्जा साहब का बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन इस मर्तबा कल तक राजेश वापस नहीं पहुंचा और उसकी तरफ से कोई इतला भी नहीं थी, इसलिए राजेश से मिलना जरूरी हो गया था। आज हमें शिकार के लिए जाना था, लिहाजा शौकत मिर्जा साहब मुझे यहां छोड़कर फैजाबाद रवाना हो गए हैं, जहां उन्होंने एक घर खरीदा हुआ है जो शिकार के सिलसिले में बहुत काम आता है और शौकत मिर्जा के ऐसे मेहमानों के लिए भी जो तफरीह के लिए जंगलात की तरफ आते जाते रहते हैं, अहमद अली ने तफसील बताते हुए कहा। अहमद अली और असलम रात तकरीबन 9 बजे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते रहे। खाने के बाद कहवे का दौर चल रहा था कि राजेश भी पहुंच गया और असलम का शुक्रिया अदा करते हुए अहमद अली को अपने घर ले गया। राजेश ने भी कमरा खूब गर्म कर रखा था। यहां आकर भी अहमद अली एक मोटे कंबल में लिपट गया। राजेश ने अहमद अली से कहा, भाई अहमद अली, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बगैर इतला दिए घर से गैर हाजिर रहा और आपके वहां भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहली तारीख को जब मैं कलकत्ता रवाना होने लगा तो मेरी मां की तबीयत काफी खराब हो गई थी और फिर मेरा छोटा भाई रमेश भी यहां नहीं है, लिहाजा मुझे यहीं रुकना पड़ा। फिर जब यहां के हकीम की दवा से मेरी मां को कोई फायदा न हुआ तो मैं आज सुबह उन्हें साथ वाले गांव ले गया। परसों तक रमेश वापस आ जाएगा तो मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। राजेश ने तफसील बताई। अहमद अली ने पूछा, अब तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो बहुत बेहतर है। उन्हें नींद आ रही थी, लिहाजा मैंने उनके कमरे में उन्हें लिटा दिया। एक हमसाई उनके पास मौजूद है, राजेश ने बताया। अहमद अली ने पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, राजेश ने जवाब दिया। फिर वो दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे और तकरीबन 1 घंटे बाद अहमद अली ने कहा, मिर्जा साहब की हिदायत के मुताबिक मुझे तुम्हारी खैरियत और कलकत्ता आने के मुतालिक मालूम करने के बाद फौरन फैजाबाद पहुंचना है। यहां से फैजाबाद के लिए क्या औकात हैं बस के? क्या मुझे लारी यहां से मिल जाएगी? फैजाबाद के लिए एक ही बस तो रात तकरीबन 1 बजे यहां से गुजरती है, जो कलकत्ता से आ रही होती है, जबकि दिन में एक बस यहां से रवाना होती है, राजेश ने बताया। तो फिर ठीक है, मैं रात वाली बस से चला जाऊंगा, अहमद अली ने कंबल अपने गिर्द ठीक करते हुए कहा। आतिशदान में आग कुछ कम हो गई थी। राजेश ने उठकर आतिशदान में आग तेज की और वापस आकर कंबल लपेटकर बैठ गया। अहमद अली भाई, मेरा मशवरा है कि तुम दिन वाली बस से चले जाना, राजेश उलझे हुए लहजे में बोला। अहमद अली ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? शायद तुम मेरी बात का यकीन न करो, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से रामनगर के लोग रात में सफर नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि रात को घर से भी ना निकले। उसकी वजह कुछ पुरस्रार वाकयात हैं, ऐसे पुरस्रार वाकयात जिनमें कई लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा।
ہمارے علاقے کے کچھ پراسرار علوم کے ماہروں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ان پراسرار بلاؤں کے خلاف نبرد آزما ہیں، لیکن ان کی طرف سے تمام علاقے والوں کو ہدایت ہے کہ کم از کم 1 سال تک رات کو گھر سے نہ نکلے۔ انہیں امید ہے کہ 1 سال کے دوران وہ ان پراسرار خونی بلاؤں کا خاتمہ کر دیں گے، راجیش نے کہا۔ احمد علی نے ہنستے ہوئے کہا، خونی بلائیں؟ ارے راجیش، کیسی باتیں کر رہے ہو یار، میں ایسی باتوں کا قائل نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ایسی باتوں کے بارے میں صرف سنا ہے، کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ میرا تو خیال ہے کہ لوگ ایسی باتیں خود ہی کرتے ہیں، بس یوں سمجھو کہ ہم دونوں یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی فرضی کہانی بنا لیں اور پھر اسے دوسروں کو سنا کر مشہور کروا دیں۔ تم کچھ بھی کہو احمد علی، لیکن میں چاہوں گا کہ تم رات کو سفر نہ کرو، کل دوپہر والی بس سے روانہ ہونے میں حرج کیا ہے؟ راجیش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو رات کی بس سے جانے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں رکنا میرے نزدیک وقت ضائع کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ مرزا صاحب کی ہدایت ہے کہ تم سے بات کرنے کے بعد میں فوراً ان کے پاس پہنچوں۔ احمد علی نے کہا، آخر وہ ہمارے مالک ہے نا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے احمد علی تو ٹھیک ہے، میں اور اسلم تمہیں بس اڈے تک چھوڑ آئیں گے۔ راجیش نے ہار مانتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، تم مجھے صرف بس اڈے کا راستہ بتا دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، احمد علی نے کہا۔ راجیش کے بے حد اصرار کے باوجود احمد علی اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ وہ اسے بس کے اڈے تک چھوڑنے جائیں۔ آخر کار راجیش نے مجبور ہو کر اسے بس اڈے کا راستہ بتا دیا، جو کہ راجیش کے گھر سے 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں رات 12:30 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر احمد علی نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی راجیش، میں چلتا ہوں، تمہارے متعلق میں مرزا صاحب کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کوٹ پہنا اور راجیش سے ہاتھ ملا کر گھر سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بس اڈے کی طرف چل پڑا۔ راجیش کچھ دیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے دروازہ بند کر لیا کیونکہ احمد علی گلی کا موڑ مڑ چکا تھا۔ احمد علی راجیش کے بتائے ہوئے راستے پر آرام سے چلا جا رہا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں کی آواز، آدھی رات کا وقت اور سردی کی شدت نے ایک عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ 10 منٹ کے سفر کے دوران ابھی تک کوئی بھی شخص اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ احمد علی راجیش کی بتائی ہوئی باتوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس کی باتوں میں کوئی سچائی ہے۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں راجیش کی کہی ہوئی باتوں کو سوچ کر جھٹکنے کی کوشش کی کہ خواہ مخواہ یہاں کے لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں اور اپنے اوپر خوف طاری کر رکھا ہے۔ ابھی وہ یہی کچھ سوچ کر چل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ اس سے تقریباً 10-12 قدم کے فاصلے پر ایک شخص تھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ارے بھائی بات سننا، یہ تم اتنی رات گئے اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس شخص نے آواز لگائی۔ وہ احمد علی کے قریب آ گیا۔ کیوں بھائی، رات میں آنے جانے پر پابندی ہے کیا؟ احمد علی نے اس سے کہا۔ وہ شخص تقریباً 45 سال کے لگ بھگ تھا۔ نہیں، دراصل میں پچھلی گلی سے تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اسی گلی میں میرا گھر ہے۔ میں اپنی بیٹھک میں لیٹا تھا کہ اچانک مجھے تمہارے قدموں کی آواز آئی۔ جب تک میں دروازہ کھول کر باہر آیا تو تم کافی آگے نکل چکے تھے۔ میں نے آواز دینا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ آس پڑوس کے ہمسایوں کے آرام میں میری آواز سے خلل پڑ سکتا تھا۔ شاید تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اس آدمی نے کہا۔ ہاں بھائی، میں کلکتہ سے آیا ہوں اور اپنے دوست راجیش سے مل کر اب فیض آباد کی طرف جا رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم میرا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ میری بس نکل جانے کا اندیشہ ہے، احمد علی نے کہا۔ کیا تمہارے دوست نے یہ نہیں بتایا تمہیں کہ یہاں رات میں سفر کرنا خطرناک ہے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ ہاں بتایا تھا اس نے، احمد علی نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ لیکن ارے بھائی، بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس آدمی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے دوست سے بھی کہا تھا اور تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے بھائی، احمد علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں اپنے گھر پر تو تالا ڈال کر آیا تھا اور میں تمہاری حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ دراصل میں کالے علم کا ماہر ہوں، اس لیے پراسرار بلائیں وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہیں وہ ضرور کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، لہٰذا میں تمہیں بس اڈے تک پہنچا دیتا ہوں۔ ارے بھائی، تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، احمد علی نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، میرا فرض بنتا ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس شخص نے اصرار کیا تو احمد علی مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس شخص نے مختلف موضوعات پر بات چیت شروع کر دی
वो दोनों बातें करते हुए बस अड्डे की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक अहमद अली को यूं महसूस हुआ जैसे उस शख्स की आवाज में गुर्राहट शामिल हो गई है, जो किसी खूंखार कुत्ते की आवाज से मुशाबा थी। अहमद अली ने चोर निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा। बादलों की वजह से जो रोशनी फैली हुई थी उसमें सब कुछ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। अहमद अली ने देखा कि उस शख्स की शक्ल काफी बदली हुई लग रही थी। अहमद अली ने अपने दिल को तसल्ली दी और उसे अपना वहम समझकर फिर सामने देखकर चलने लगा। वो शख्स अपनी बात जारी रखे हुए था। अहमद अली ने महसूस किया कि उसकी आवाज की गुर्राहट बहुत ज्यादा हो गई है और थोड़ी ही देर बाद उस शख्स की आवाज ऐसे हो गई जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो, और जो बात वो कह रहा था उसके अल्फाज अब अहमद अली की समझ में नहीं आ रहे थे, बल्कि सिर्फ गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक वो शख्स रुक गया। अहमद अली ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही अहमद अली को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई, क्योंकि उस शख्स के चेहरे की जगह किसी खूंखार भेड़िए का चेहरा मौजूद था, जबकि उसका बाकी जिस्म इंसान का ही था। उसके मुंह से लंबी सुर्ख जुबान बाहर लटक रही थी, आंखें सुर्ख अंगारों की माने तहक रही थी और लंबे लंबे दांत अहमद अली को बदहवास कर देने के लिए काफी थे। अचानक वो शख्स जोर से गुर्राया और अहमद अली की तरफ लपका, लेकिन अहमद अली ने फौरन ही दौड़ लगा दी। अहमद अली बस अड्डे की तरफ दौड़ा चला जा रहा था और वो जल्द से जल्द बस अड्डे पर पहुंच जाना चाहता था। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वहां उसे कोई मुसाफिर या फिर कलकत्ता से आने वाली बस मिल जाए। वो भेड़िए नुमा शख्स अब भी उसके पीछे आ रहा था। भागते भागते आखिर अहमद अली उस बस अड्डे के करीब पहुंच गया और यह भी इत्तफाक ही था कि सामने से बस आ रही थी। बस करीब आई, बस रुकी और अहमद अली उसमें सवार हो गया। उसने बस से झांक कर देखा, लेकिन दूर दूर तक उस अफरियत का नामो निशान तक नहीं था। अहमद अली ने अपने हवास बहाल किए और बस में बैठे मुसाफिरों में से एक से पूछा, क्या यह बस कलकत्ता से आ रही है? जी हां जनाब, यह बस गोंडा तक जाएगी। मुसाफिर ने अहमद अली को जवाब दिया। बस रुकने के बाद दोबारा चल पड़ी थी। अहमद अली अपना कोट और मफलर दुरुस्त करते हुए बस के अगले गेट के पास एक खाली सीट पर बैठ गया। बस काफी भरी हुई थी। बस में मर्द, औरतें और बच्चे काफी तादाद में मौजूद थे और 2-3 सीटें ही खाली थीं। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 1:10 हो रहे थे। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए अहमद अली ने सोचा कि अगर बस वक्त पर ना मिलती तो न जाने वो अफरियत आज उसका क्या हशर करता। उसने अपने हवास पूरी तरह बहाल करने के बाद सिगरेट की डिबिया निकाली और एक सिगरेट मुंह से लगाने के बाद साथ बैठे शख्स की तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए बोला, जो बस की मध्यम रोशनी में कोई रिसाला पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्या आप शौक फरमाएंगे सिगरेट का? जी नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता, उस शख्स ने जवाब दिया। आप कहां जा रहे हैं? अहमद अली ने सिगरेट सुलगाकर डिबिया में रखते हुए उस शख्स से पूछा। मुझे अशरफाबाद जाना है, उस शख्स ने जवाब दिया और रिसाला एक तरफ रख दिया। आप कलकत्ता से ही आ रहे हैं या किसी और जगह से सवार हुए हैं? अहमद अली ने पूछा। वो अपने आप को उस शख्स से बातों में मसरूफ रखकर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े को भूलना चाहता था। जी हां, मैं कलकत्ता से ही आ रहा हूं, मेरा नाम मुकेश है। एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की इतला पाकर अचानक ही मुझे रवाना होना पड़ा। वैसे आप कहां जा रहे हैं? उस शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। उसकी उम्र तकरीबन 40 के लगभग लग रही थी। मुझे अहमद अली कहते हैं। वैसे तो मैं भी कलकत्ता में ही रहता हूं, लेकिन एक दोस्त से अहम मुलाकात की गर्ज से मुझे रामनगर आना पड़ा। अब मुझे फैजाबाद जाना है, अहमद अली ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। वो दोनों काफी देर तक खामोश रहे, फिर मुकेश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, यह वैसे बड़ा अच्छा है कि बस अपनी सही रफ्तार से चल रही है, वरना बारिशों में आमतौर पर बसें बड़ी हल्की रफ्तार से चलती हैं। जी हाँ, और खास तौर पर रात में चलने वाली बसें तो बारिशों में हल्की रफ्तार से ही चलती हैं। अहमद अली ने मुकेश की बात की तायीद करते हुए कहा। मुझे तो रात का सफर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुकेश ने कहा। वो क्यों जनाब? अहमद अली ने सवाल किया। इसलिए कि रात में बहुत से खतरात होते हैं, मसलन ये डर रहता है कि कहीं बस को लूट ना लिया जाए। और मुकेश कहते कहते रुक गया। और क्या? अहमद अली ने तजस्सुस भरे लहजे में सवाल किया। और यह भी खौफ रहता है कि कहीं कोई भूत या चुड़ैल ही बस ना रोक ले, मुकेश ने कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मुकेश की बात सुनकर अहमद अली के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसे अपने साथ कुछ देर कबल पेश आने वाले वाकया याद आ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं इन बातों का कायल नहीं हूं। कायल तो मैं भी नहीं था, लेकिन मेरे मामू ने एक वाकया मुझे सुनाया जो पिछले साल उनके साथ पेश आया था।
یہ واقعہ سننے کے بعد میں کچھ ان باتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ میرے قائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ماموں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ آپ کے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا؟ احمد علی نے خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، تم کہو تو میں وہ واقعہ تمہیں سنا سکتا ہوں، مکیش نے کہا۔ ہاں ضرور سناؤ، احمد علی نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر سنو، مکیش نے کہنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ میرے ماموں کو رات میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہیں اپنے کام کے سلسلے میں کلکتہ سے اشرف آباد جانا پڑا۔ ان دنوں میں بھی 1 مہینے کے لیے اشرف آباد آیا ہوا تھا۔ میرے ماموں دن میں اشرف آباد پہنچے اور اپنے کام نمٹانے کے بعد رات کی بس سے کلکتہ روانہ ہونے کا ارادہ کرنے لگے۔ تمام رشتہ داروں نے بہت سمجھایا کہ چاند کی کچھ خاص تاریخوں میں اس راستے پر لوگ سفر سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان خاص تاریخوں میں کچھ پراسرار واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے ماموں نے کسی کی ایک نہ سنی اور رات کے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اشرف آباد میں ہمارا گھر بس اڈے کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ ہم نے اڈے پر ایک پان بیڑی والے سے کہہ دیا کہ کلکتہ کی بس جب آئے تو گھر پر کہلوا دینا۔ اشرف آباد سے بھی رات کو کوئی بس روانہ نہیں ہوتی، بلکہ گونڈا سے آنے والی بس ہی پکڑنا پڑتی ہے۔ بس آنے کا وقت تقریباً رات 10 بجے تھا، لیکن جب 11 بجے تک بس نہ آئی تو دوبارہ بیڑی والا ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ ماموں کو سب نے مشورہ دیا کہ اب تو صبح ہی جانا پڑے گا، لیکن ماموں کو بھی جیسے ضد سوار ہو گئی تھی۔ وہ بس کے انتظار میں جاگتے رہے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا تھا اور ٹھنڈ بھی بہت تھی، اس لیے رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب بس اڈے پر آ کر رکی تو ماموں فوراً ہی اپنا سامان اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بس روانہ ہو گئی۔ اس بس میں کچھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ماموں ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بس میں ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے ماموں نے سلام دعا کی اور وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اشرف آباد سے بس روانہ ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بارش زوروں پر تھی۔ میرے ماموں اور ساتھ والا مسافر باتوں میں مصروف تھے کہ میرے ماموں کو محسوس ہوا جیسے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کی آواز کھوکھلی اور غیر انسانی سی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر مکیش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مکیش کی کہانی سن کر احمد علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ایک بار پھر اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ احمد علی نے فوراً ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا اور لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولا، اچھا پھر کیا ہوا؟ میرے ماموں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ مکیش نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ انہیں اس شخص کے چہرے میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونی شروع ہوئی، لیکن میرے ماموں نے ہر قسم کے خوف کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اس مسافر کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنی نگاہیں بھی اس مسافر کے چہرے سے ہٹا لیں۔ لیکن کچھ دیر بعد اس مسافر کی آواز کسی کتے کی غراہٹ میں بدل گئی۔ مکیش کی کہانی جاری تھی اور احمد علی بڑے غور سے سن رہا تھا کہ اچانک احمد علی کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ احمد علی نے دیکھا کہ اس سے آگے ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک عورت کے پاؤں الٹے تھے اور احمد علی کو معلوم تھا کہ کسی چڑیل کے پاؤں ہی الٹے ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ اس کے پیروں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے مکیش کی آواز بھی کسی بھیڑیے کے غراہٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ احمد علی نے فوراً مکیش کی طرف دیکھا۔ مکیش کے چہرے کی جگہ ایک خونخوار بھیڑیے کا چہرہ موجود تھا۔ اس کی لمبی زبان باہر لٹک رہی تھی اور بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے خون ٹپک رہا ہو۔ یہ منظر احمد علی کے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ احمد علی کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کا جسم خوف اور دہشت کی وجہ سے جیسے ساکت ہو کر رہ گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند ہی لمحوں میں اس کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل بند ہو جائے گا۔ اچانک ہی ساتھ بیٹھا ہوا شخص زور سے غرایا اور احمد علی کی طرف لپکا، لیکن احمد علی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی سیٹ سے اٹھا اور گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ ابھی وہ گیٹ سے دور ہی تھا کہ ایک عورت اس کے راستے میں آ گئی۔ احمد علی کی نظر جو ہی اس کے چہرے پر پڑی وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ عورت اپنے بھیانک چہرے، لمبے دانتوں اور شعلے برساتی آنکھوں سے اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ وہ چڑیل ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بس میں موجود تمام عورتیں، مرد اور بچے خونخوار آوازیں نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب مردوں کے چہروں کی جگہ خونخوار بھیڑیوں کے چہروں نے لے لی تھی۔ عورتیں خوفناک چڑیلوں کا روپ دھار چکی تھی اور بچے بھی خونخوار بلاؤں سے کسی طرح کم نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اچانک ہی احمد علی کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ یوں ہی کھڑا رہا، یہ منظر دیکھتا رہا، تو تھوڑی ہی دیر میں یہ خوفناک بلائیں اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گی۔ بس رک چکی تھی۔ بس کی مدھم روشنی میں خونخوار بلاؤں کی خوفناک آوازوں نے ایک دہشت ناک ماحول پیدا کر دیا تھا۔ تمام بلائیں احمد علی پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھیں۔
अहमद अली ने अपने जिस्म की तमाम कुव्वतों को जमा किया और तेजी के साथ बस के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो 2-3 चुड़ैलों और भेड़िया नुमा आदमियों से टकराता हुआ आखिरकार बस के दरवाजे तक पहुंच गया और फिर फौरन ही उसने बस से छलांग लगा दी। जो ही वो जमीन पर गिरा, उसने देखा कि बस के दूसरे दरवाजे से भी एक आदमी ने छलांग लगाई है। फिर उस आदमी ने अहमद अली की तरफ देखा और जोर से चीखा, भागो। वो ये कहकर एक तरफ को दौड़ पड़ा। अहमद अली भी उसके साथ ही दौड़ पड़ा। काफी दूर जाने के बाद अहमद अली ने पीछे मुड़कर देखा, वहां बस का नामो निशान तक न था। अहमद अली रुककर अपने सांस दुरुस्त करने लगा। उसके साथ दौड़ने वाला शख्स भी रुक गया। उसकी सांस भी बुरी तरह फूली हुई थी। फिर वो दोनों वहीं एक दरख्त के नीचे बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ गए। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन दरख्त के नीचे होने की वजह से ये पत्थर गीले नहीं हुए थे। जब दोनों की हालत कदरे बेहतर हुई तो अहमद अली ने उस आदमी से पूछा, तुम किस इलाके से बस में सवार हुए थे? वो बोला, मैं शरीफपुर से बस में सवार हुआ था। तुम कहां से आ रहे हो? अहमद अली बोला, यार मैं रामनगर से सवार हुआ था। वो शख्स बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद अली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। सफर पर रवाना होते वक्त मेरे दोस्तों वगैरह ने मुझे भी सफर से मना किया था और बताया था कि पिछला कुछ अरसा से यहां रात में सफर करने वालों के साथ पुरस्रार वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात को मजाक समझता रहा। अब बस में यह हादसा पेश आया है तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो सच कह रहे थे। संदीप ने कहा। अहमद अली बोला, मुझे भी रात में सफर करने से मना किया गया था, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने भी किसी की बात को अहमियत ना दी, बल्कि मुझे तो उन बातों पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे वाकयात के बारे में सिर्फ सुना ही था। कभी ऐसा कोई वाकया मेरे साथ पेश नहीं आया था, लेकिन अब मुझे भी ऐसी बातों पर यकीन आ गया है। अहमद अली ने कहा और अपने कपड़ों को साफ करने लगा। फिर वो बोला, अब क्या किया जाए? क्या सुबह होने का इंतजार करें? संदीप बोला, मेरा तो इस रास्ते पर रोजाना का आना जाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज से पहले मैं दिन में सफर करता रहा हूं, लेकिन मजबूरन आज रात में सफर करना पड़ा, इसलिए मैं इन जगहों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यहां से कुछ दूर एक बहुत पुरानी इमारत के खंडरात हैं। यहां खुली जगह पर बैठने से बेहतर है कि हम वहां चलकर रात बसर करें, क्योंकि वहां आग जलाने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है और अपने आप को सर्दी से महफूज रखा जा सकता है। अहमद अली को उसकी ये बात पसंद आई और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ चलो। वो दोनों किसी तवक्कुफ के बगैर उस खंडर नुमा इमारत की तरफ रवाना हो गए। उन्हें काफी दूर चलना पड़ा, ताहम वो कुछ देर बाद अपनी जगह पर पहुंच गए। अहमद अली खंडरात का जायजा लेते हुए बोला, किसी जमाने में ये बड़ी खूबसूरत इमारत रही होगी। संदीप ने कहा, हाँ, सुना है ये किसी बहुत बड़े जागीरदार की हवेली थी। उसके 2 बेटे थे और दोनों ही बाप की तरह अक्खड़ और बहादुर थे। इस इलाके में उस जागीरदार के बहुत से बागात थे, लेकिन उस जागीरदार के मरने के बाद उसके बेटे दौलत के पीछे आपस में लड़ पड़े। जागीरदार के बड़े लड़के ने छोटे लड़के को कत्ल कर दिया। फिर बड़े लड़के को भी उसके दोस्त नुमा दुश्मनों ने ठिकाने लगा दिया और तमाम जागीर लूट कर फरार हो गए। उसके बाद से बागात भी खत्म हो गए और हवेली भी वीरान हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवेली खंडरात में बदल गई। वो दोनों खंडरात में दाखिल हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक महफूज जगह का इंतखाब किया। यह हवेली का एक कमरा था जिसके खिड़कियां और दरवाजे नहीं थे, लेकिन उस कमरे पर छत मौजूद थी जो कि उन्हें बारिश से महफूज रख सकती थी। उन्होंने उस जगह को साफ किया और सहन में उगी हुई खुदरो झाड़ियों की बहुत सी शाखें तोड़कर कमरे में ले आए। संदीप ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर लकड़ियों को आग लगा दी। लकड़ियों ने आग पकड़ी तो वो दोनों आग के पास बैठकर हाथ तापने लगे। उसी आग से उन्होंने अपने कपड़े भी खुश कर लिए। अब वो बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। अहमद बोला, यार अब तो मैं कभी रात में सफर नहीं करूंगा। संदीप बोला, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अगर मुझे उसके बाद भी कभी रात में सफर करना पड़ा तो जरूर करूंगा, इसलिए कि मैं अब भी कभी किसी पुरस्रार चीज से कोई खौफ नहीं महसूस करता। अहमद अली संदीप की बात पर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि संदीप के कहे हुए अल्फाज से उसकी बहादुरी साबित होती थी, जबकि अहमद अली के कहे हुए जुमलों से अपने बुज़दिल होने का सबूत। वो खामोश होकर जलती हुई लकड़ियों की तरफ देखने लगा। काफी देर की खामोशी के बाद संदीप बोला, वैसे इस हवेली के मुतालिक भी कई किस्से मशहूर हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूं। संदीप की बात सुनकर अहमद अली एक बार फिर खौफजदा हो गया। फिर उसने हिम्मत करके संदीप से कहा, हाँ हाँ सुनाओ। संदीप अहमद अली को खौफजदा देखकर बोला, इस हवेली के सिर्फ किस्से ही मशहूर हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए कि मैं पहले भी यहां एक रात गुजार चुका हूं और मैंने यहां कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की। संदीप की बात सुनकर अहमद अली को हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो बोला, क्या मतलब? तुम इससे पहले यहां क्यों रात बसर कर चुके हो?
संदीप बोला, दरअसल मैं शरीफपुर के एक बहुत बड़े सेठ राजा साहब का मुलाजिम हूं। उसका गंदम का बहुत बड़ा कारोबार है। इस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ शहरों में गंदम लेकर जाना पड़ता है। एक दफा रात को मैं एक ट्रक में गंदम लेकर कलकत्ता जा रहा था कि अचानक इस खंडर के करीब पहुंचकर हमारा ट्रक खराब हो गया। मेरे साथ 2 आदमी और भी थे। ट्रक खराब हो जाने की वजह से मजबूरन हमें इस खंडर में रात बसर करना पड़ी, क्योंकि उस वक्त भी शदीद सर्दी थी और ट्रक में रात बसर करना मुमकिन नहीं था। वो रात हमने बड़े आराम से यहां गुजार दी। आज तो मैं अपने जाती काम से फैजाबाद जा रहा था, इसलिए बस में सफर करना पड़ा। खैर, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कोई ऐसा किस्सा नहीं सुनाऊंगा। अहमद अली को एक बार फिर अपनी बुज़दिली का एहसास होने लगा। वो बोला, संदीप साहब, अब मैं इतना भी खौफजदा नहीं हूं, तुम मुझे सुनाओ वो किस्सा। संदीप आग में 2-3 लकड़ियां डालते हुए बोला, कहते हैं कि इन खंडरात में बदरूहों का बसेरा है। इस किस्से के मुताबिक एक मर्तबा इन खंडरात में कुछ लोग इधर आ निकले। कुछ अजनबी मुसाफिरों को रात बसर करना पड़ी, लेकिन सिवाय 2 आदमियों के बाकी मुर्दा हालत में मिले। वो 2 आदमी जो जिंदा पाए गए थे उनकी हालत भी बहुत बुरी थी और वो शदीद जख्मी और बेहोश थे, और उन लोगों का पता यहां पर तफरीह करने की गर्ज से आए हुए कुछ लोगों ने लगाया। जब वो दोनों आदमी सेहतियाब हुए तो उन्होंने बताया कि रात में कुछ चुड़ैलों और भेड़िए जैसे मुंह वाले आदमियों ने उनका ये हशर कर दिया। संदीप इतना कहकर खामोश हो गया। अहमद अली उसकी बातें सुनकर खौफजदा था, लेकिन वो अपने चेहरे से अपनी हालत जाहिर नहीं कर रहा था। वो दोनों अब बिल्कुल खामोश बैठे थे कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज से अहमद अली का दिल उछलकर हलक में आ गया, जबकि संदीप जोरदार आवाज में बोला, कौन है भाई? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक बुढ़िया और एक नौजवान लड़की भी थी। अहमद अली की खौफ के मारे बुरी हालत हो रही थी, लेकिन संदीप बड़ी बहादुरी से बोला, कौन हो तुम लोग? बूढ़ा आदमी बोला, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, ये मेरी बीवी और ये मेरी बेटी लक्ष्मी है। बंबई के एक बड़े सेठ ने इस इलाके में एक वीरान मंदिर को आबाद करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उन्होंने यहां जमीन भी खरीद ली है और वो यहां एक गांव आबाद करना चाहते हैं। हमने इस खंडर में रोशनी देखी तो मालूम करने चले आए कि यहां कौन है। आप बैठे तो सही। संदीप ने उनसे कहा। वो लोग बैठ गए तो फिर बोला, दरअसल हम दोनों एक बस में सफर कर रहे थे। बस के तमाम मुसाफिरों ने चुड़ैलों और बलाओं की शक्ल इख्तियार कर ली, खौफनाक बलाओं की। हम बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर फरार हुए और यहां आकर पनाह ली। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचने लगा। उसे शायद संदीप की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद वो बोला, क्या बस में सवार मर्दों के चेहरे भेड़िए जैसे हो गए थे? अहमद अली ने बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया, जी हां। बूढ़ा फिर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर पर रात बसर कर सकते हो। संदीप ने अहमद अली की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अहमद अली कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, चलते हैं। फिर वो हवेली से बाहर आ गए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। उसके साथ एक छोटा सा घर भी बना हुआ था। बूढ़े कृष्ण कुमार ने घर का दरवाजा खोला और वो सब अंदर आ गए। घर के अंदर 2 कमरे बने हुए थे। कृष्ण कुमार उन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। यहां तेल का एक दिया जल रहा था। अहमद अली की हालत अब बहुत बेहतर हो गई थी और खौफ उससे कोसों दूर चला गया था। अहमद अली कृष्ण कुमार की बेटी की तरफ बड़ी एहतियात से बार बार देख रहा था। वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। अहमद अली का दिल तो चाह रहा था कि वो उसे देखता ही रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कमरे में आकर कृष्ण कुमार एक और दिया रोशन करते हुए बोला, आओ तुम लोग मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ। अहमद अली और संदीप उसके साथ चल दिए। दूसरे कमरे में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी जिन पर आरामदेह बिस्तर मौजूद थे। कृष्ण कुमार ने दिया एक जगह रखते हुए कहा, तुम लोग यहां आराम करो, मैं आग जलाता हूं। कृष्ण कुमार ने आग जलाई और दरवाजा बंद करके चला गया। उसके जाने के बाद संदीप बोला, लड़की तो बड़ी गजबनाक है। अहमद अली हंसते हुए एक बिस्तर पर बैठ गया। उसने संदीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों लिहाफों में घुसकर सो गए। रात के न जाने किस पहर अचानक अहमद अली की आंख खुल गई। उसे यूं महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई और भी मौजूद है। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर देखा तो उसके साथ कृष्ण कुमार की बेटी लक्ष्मी लेटी थी। अहमद अली पर अजीब कैफियत तारी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उठकर बैठना चाहा तो लक्ष्मी ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए वापस लिटा दिया। इस दौरान अहमद अली की नजर संदीप पर पड़ी, जो अपनी चारपाई पर मुंह दूसरी तरफ किए सो रहा था। अहमद अली दोबारा लेट गया तो लक्ष्मी बोली, क्या तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा? अहमद अली पर उसकी बात सुनकर एक नशा छाने लगा। लक्ष्मी का खूबसूरत चेहरा उसके चेहरे को छू रहा था।
अचानक अहमद अली को अपनी गर्दन पर कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। अहमद अली ने अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे हटाकर देखना चाहा कि आखिर क्या चीज उसकी गर्दन पर चुभी है। अगले ही लम्हे अहमद अली की हालत बुरी थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर चुभने वाली चीज लक्ष्मी के मुंह से बाहर आ जाने वाले 2 बड़े बड़े नोकीले दांत थे। लक्ष्मी की मुंह से बाहर लटकती जुबान और अंगारों की तरह सुर्ख सुर्ख आंखें इस बात का सबूत थी कि लक्ष्मी कोई चुड़ैल थी। अहमद अली फौरन उठकर बैठ गया और फिर अगले ही लम्हे वो चारपाई से नीचे छलांग लगा चुका था। उसने फौरन दूसरी चारपाई पर लेटे संदीप को जगाया। संदीप उठो, हम फिर गलत जगह पर आ गए। संदीप ने करवट बदली। उसका मुंह उस तरफ था और जब उसका मुंह इस तरफ हुआ तो अहमद अली की नजर जो ही संदीप पर पड़ी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि संदीप के चेहरे की जगह एक भेड़िए का चेहरा था। इससे पहले कि संदीप और लक्ष्मी चारपाई से उतरकर अहमद अली तक पहुंचते, उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागने लगा। घर के बैरूनी दरवाजे पर उसे एक और चुड़ैल और भेड़िया नुमा आदमी मिला। अहमद अली ने उन्हें पहचान लिया। वो कृष्ण कुमार और उसकी बीवी थे। अहमद अली ने उन्हें धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। अंधाधुंध भागता रहा। एक जगह उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे दूर दूर तक कोई नजर न आया। वो ठहर कर अपनी सांस बहाल करने लगा। जब उसे ये तसल्ली हो गई कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चल दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये क्या चक्कर चल पड़ा है। वो संदीप के बारे में सोचने लगा कि वो भी उन बलाओं का साथी निकला। अब उसे संदीप की बहादुरी की वजह समझ आ रही थी। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अहमद अली इस बात पर मुतमईन था कि उसका बड़ा मफलर अब भी उसके गले में था, जिसे उसने अच्छी तरह अपने सर पर लपेट लिया था। उसके अलावा उसकी जूतियां भी उसके पांव में थी, जिन्हें उसने बिस्तर से नीचे उतरते ही पहन लिया था। अहमद अली ने अपने हाथ में बंदी घड़ी में देखना चाहा कि वक्त क्या है, लेकिन उसे पता चला कि घड़ी बंद है। उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि रात के कितने बजे हैं और सुबह होने में कितनी देर है। वो तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। आखिर उसे एक कच्चा सा मकान नजर आया जिसकी छतें नहीं थी। वो कुछ देर उस मकान का जायजा लेता रहा। फिर एक ऐसा कमरा नजर आया जिसके ऊपर छत थी। अहमद अली ने अंदाजा लगाया कि ये यकीनन यहां पर रहने वालों का बावर्ची खाना रहा होगा। अहमद अली डरते डरते उस कच्चे मकान के बावर्ची खाने में दाखिल हो गया, क्योंकि सर्दी और बारिश वगैरह से बचने के लिए इस वक्त कोई और जगह भी नहीं थी। शिकस्ता छत जगह जगह से टपक रही थी और अंदर खासा पानी जमा था। अहमद अली ने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाकर मकान के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने लगा। अंदर आते ही उसे काफी सुकून मिला था, क्योंकि यहां खुनकी का एहसास कुछ कम हो गया था। अहमद अली ने अंदाजा लगा लिया कि यहां पर रात आराम से बसर की जा सकती है। उसे करीब ही उखड़े हुए दीमक शुदा दरवाजे के कुछ हिस्से मिल गए। उसने उन्हें आग लगाना चाहिए, लेकिन गीला होने के सबब वो जल न सके। अहमद अली ने माचिस की तीली जलाकर एक बार फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से लकड़ियों को आग लगाई जा सके। इससे पहले कि तेज हवा के बायस तीली बुझती, उसे कदरे महफूज गोशे में पड़ी खुश्क लकड़ियां नजर आ गईं। अहमद अली उन्हें उठाकर लाया। फिर उसने बड़ी एहतियात से वो लकड़ियां जलाई और फिर उनकी मदद से दूसरी लकड़ियों को आग लगाने में कामयाब हो गया। आग काफी रोशन थी, जिसकी वजह से वो हर चीज को बआसानी देख सकता था। उसने जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर वो अपने साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचने लगा। सिगरेट खत्म हो गई तो अहमद अली एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अहमद अली बहुत देर तक वहां बैठा लकड़ियां जलाता रहा और फिर जब लकड़ियां खत्म होने लगी तो अहमद अली बाहर आ गया और मकान के दूसरे कमरों में जाकर लकड़ियां तलाश करने लगा। वो एक कमरे में माचिस की तीली जलाकर लकड़ियों की तलाश में निगाहें इधर उधर घुमा रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? अहमद अली ने पीछे मुड़कर देखा तो संदीप और लक्ष्मी खड़े मुस्कुरा रहे थे। अहमद अली ने कमरे की टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाई और भागने लगा। वो पीछे मुड़ मुड़कर भी देख रहा था। संदीप और लक्ष्मी भी खिड़की से छलांग लगाकर उसके पीछे आ रहे थे। उसने दौड़ने की रफ्तार और तेज कर दी। लक्ष्मी और संदीप भी अच्छी खासी रफ्तार से उसके पीछे आ रहे थे। बहुत दूर जाकर अहमद अली एक दरख्त के नीचे से गुजरने लगा तो अचानक दरख्त पर से 2-3 आदमी कूद पड़े। अहमद अली ने देखा कि वो चुड़ैलें और भेड़िया नुमा आदमी थे। अब वो भी अहमद अली के पीछे आने लगे। फिर अहमद अली ने देखा कि हर तरफ से बलाएं उसकी जानिब आ रही हैं। अहमद अली के पास भागने के लिए अब कोई रास्ता न था। वो बलाएं निहायत तेज रफ्तारी से अहमद अली के करीब आ गईं। वो भेड़िया नुमा आदमी और खौफनाक चुड़ैलें थी। करीब आकर उन बलाओं ने अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ये आवाजें इतनी तेज थी कि अहमद अली के कान फटे जा रहे थे।
फिर उन बलाओं में से कई एक ने अहमद अली पर हमला कर दिया। अहमद अली के असाब जवाब देकर खौफ और दहशत की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चेहरे पर धूप की तपश और किसी के हल्के हल्के थपेड़ों से अहमद अली की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका सर राजेश की गोद में रखा हुआ है और वो उसके गालों पर हल्के हल्के थप्पड़ मारते हुए उसे आवाजें दे रहा है, जबकि करीब ही और भी बहुत से लोग मौजूद थे। अहमद अली ने पूछा, मैं कहाँ हूं? राजेश बोला, तुम रामनगर में हो अहमद अली। अहमद अली उठकर बैठ गया और बोला, लेकिन मैं रामनगर कैसे पहुंच गया? राजेश बोला, अहमद अली तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। राजेश ने अहमद अली को पहले नाश्ता करवाया, फिर वो बोला, अहमद अली रात मैंने तुम्हें जाने से मना किया था लेकिन तुम नहीं माने। वैसे तुम बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुए? अहमद अली ने राजेश को अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात सुना दिए। अहमद अली की बात सुनने के बाद राजेश बोला, रात को तुम्हारे जाने के बाद मैंने असलम को भी इस बारे में बताया। वो भी तुम्हारे इस तरह चले जाने पर बहुत परेशान था। फिर हमने फैसला किया कि अपने गांव के काले इल्म के माहिर को तुम्हारे बारे में बताया जाए, जो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। हम उसके पास पहुंच गए और तुम्हारे बारे में सुनाया। उसने कहा कि जब तमाम इलाके के लोगों को बता दिया गया है कि कम से कम 1 साल तक एहतियात करें और घर और रात में बाहर ना निकलें, तो फिर तुम्हें क्यों जाने दिया गया? आमिल की बात पर हमने शर्मिंदगी का इजहार किया और उसे बताया कि तुम जिद करके चले गए। आमिल ने बताया कि चूंकि अब तुम जा चुके हो, इसलिए वापसी अब तुम्हारी मर्जी से होगी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए इतना जरूर कर दिया कि कोई अमल पढ़कर तुम्हारे गिर्द एक हिसार कायम कर दिया, जिससे कोई पुरस्कार शायद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यही वजह थी कि गुज़िश्ता रात पेश आने वाले तमाम वाकयात में कोई बला तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकी। अगर तुम्हारे गिर्द ये हिसार ना होता तो यकीनन अब तक तुम जिंदा ना होते। राजेश की बातें सुनकर अहमद अली को झुरझुरी सी आ गई। कुछ देर बाद राजेश बोला, वैसे ये भी तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम उन बलाओं से बचते बचाते वापस रामनगर पहुंच गए और हमने सुबह तुम्हें बेहोशी की हालत में देख लिया। अगर तुम किसी ऐसी जगह बेहोश हो जाते जहां तुम्हें कोई देख नहीं सकता था, तो तुम्हारे होश में आने पर वो बलाएं तुम्हें मजीद तंग करती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारा क्या ख्याल है उन पुरस्कार किस्सों के बारे में? राजेश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहमद अली बोला, वाकई अब तो मुझे 100% यकीन आ गया है कि ऐसी चीजों का भी वजूद है। फिर अहमद अली उठकर खड़ा हुआ, क्योंकि फैजाबाद जाने वाली बस रवाना होने में कुछ ही देर बाकी थी। थोड़ी ही देर बाद वो बस में बैठा गुज़िश्ता रात के वाकयात के बारे में सोच रहा था।